हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे, हमारी केमिकल बॉन्डिंग का थर्ड पार्ट चल रहा है। थर्ड पार्ट में हमें देखना है कि किस तरीके से हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी चल रही है। आई होप आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो चल रही है केमिकल बॉन्डिंग की वो आपको पसंद आ रही होगी। इसके अलावा जो हमने कोई नोट्स की प्रैक्टिस की है केमिकल बॉन्डिंग की, वो भी आपको उस लेक्चर को भी आपको देखना है, तब जाके आपसे क्वेश्चन बन पाएंगे। और ऐसा नहीं कि आपका क्वेश्चन जब करवा रहे तो थोड़ा बहुत तो कंसेप्ट तो हम पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको अच्छा लग रहा होगा कंटेंट। तो शुरू करते हैं। तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ओके, भूलना मत। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसे बताओगे, बता सकते हो आप? अभी देखा था हमने 1s किस तरीके से देखा था, बता सकते हो? 1s 2p 2p 2s 2p और 2s 2s। तो एक्सियल वगैरह सब चीजें जो बात कर रहा है ये एकदम सही किया था। तो इस तरीके से जो है मेरा जो थर्ड ऑप्शन एकदम सही जाते हुए देखने को मिल रहा है। इसको रट लो यार, मतलब ये कभी भी क्वेश्चन अगर आ गया इसके अलावा तो कुछ भी नहीं आता। ये ओवरलैपिंग के मतलब अगर सीरीज भी पूछ लिया ना तो यही आंसर जाएगा जो भी करो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द लीस्ट डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट के बारे में बता दिया था आपको। जिनकी जो AB2L0 वगैरह रहेंगे, जो जिनकी लोन पेयर अगर जीरो रहेंगे तो उनके सबके डाइपोल मोमेंट कैसे रहेंगे आपके? म्यू इज इक्वल टू जीरो रहेगा। तो कैसे रहेंगे? नॉन पोलर। कैसे रहेंगे? नॉन पोलर। नॉन पोलर वही हमारे जो नॉन पोलर रहेंगे वो लेस डाइपोल मोमेंट रहेंगे। इनके अंदर लीस्ट डाइपोल मोमेंट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये और इसके वाला और दो जिनके लोन पेयर जीरो थे, और एक दो कंपाउंड जो हमने देखे थे जिनके लोन पेयर तो जीरो थे, लोन पेयर तो आपके जीरो थे ही, तो और भी लोन पेयर भी उसके अंदर म्यू इक्वल टू जीरो दे रखा था। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कौन से कंपाउंड थे वो, AB2L3, ठीक है, जो लीनियर कंपाउंड है। और उसके बाद AB4L2, ओके, एंड AB5L2, AB5L2 ये भी मेरे कैसे हैं? नॉन पोलर, जिनके म्यू इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो ये आ जाएंगे। H2 मेरा AB2L2 होता है, ये सभी को पता होगा, ठीक है। तो इसका जो H2 का है म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये मेरा पोलर है, ठीक है। और BF2 की अगर मैं बात करूंगा तो BF2 का आप निकालो, AB2L0 आएगा आपका आंसर। AB2L0 आपका आंसर देखने को मिलेगा। ये नॉन पोलर आ जाएगा, ये म्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यही मेरा लीस्ट डाइपोल मोमेंट दिखाएगा। बाकी ये यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका भी यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। आप निकाल लोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। Among the following molecule which has at least zero dipole moment, zero dipole moment की बात कर रहे हैं तो मतलब वही U is equal to zero, मतलब नॉन पोलर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है AB3L0। AB3L0 है मेरा पहला ऑप्शन है जिसका लोन पेयर जीरो है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन चल जाएगा जिसका म्यू इज इक्वल टू जीरो। इसका और कुछ नहीं आता, ठीक है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे को डाइपोल मोमेंट इसकी दे रखी 1.5 तो डाइपोल मोमेंट ऑफ इसकी बात कर रहे हैं। तो इनकी तो अगर मैं बात करता हूँ, ये तो तीनों तो लड़ मरे, ये तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री के ऊपर लड़ मरे। तो बचा कितना? एक ही एक्स बचा, तो एक एक्स की तो 1.5 दे रखी, तो इसकी भी 1.5 डी रहेगी। ये और क्या ही आ जाएगा, इसी तरीके से निकालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर डाइपोल मोमेंट। मोर डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा है, इसका एक है, ओके। इसकी बात कर रहा है तो यहाँ पे तो यहाँ पे जब डाइपोल मोमेंट जब निकालोगे इसका, इस तरीके से आपका डाइपोल मोमेंट आएगा। तो यहाँ पे नेट कुछ इस तरीके से आएगा, और नेट जो होगा आपका दोनों मिला के एक ही बनेगा ना। यहाँ पे एक ही बनेगा, दोनों मिलाकर एक ही के कंपैरिजन में दोनों मिलाकर दोनों मिलाकर एक ही बनेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड की बात करते हैं। इसमें भी सेम चीज है, आपका जो है डाइपोल मोमेंट तीनों लड़ मरे एक ही बच गया। तो ये आपका तीनों भी ऑल हैव द सेम डाइपोल मोमेंट। मेरा फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। डाइपोल मोमेंट में इसके अलावा क्या ही क्वेश्चन बनेगा, ये आपको बता दिए दो क्वेश्चन इसके, इसको आगे आड़ मोड़ के पूछ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। किसका हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होगा? जिसका थीटा कम उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा। तो कर लो। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पहले का ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन के ऊपर आपको मतलब ये बेंजीन है, और ऑर्थो के ऊपर जो है Cl रखा है, और यहाँ पे Cl तो दे ही रखा है, तो ये 60 डिग्री पे दे रखा है, ओके। नेक्स्ट बात है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, तो उसको मेटा के ऊपर दे रखा है। तो मेटा के ऊपर अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पे, तो आपको पता है इस क्लोरीन यहाँ पे दे रखा है, तो 120 डिग्री पे एक ही बने, दोनों मिला के एक ही म्यू बनेगा मेरा। इसके बाद पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की अगर बात करते हो तो यहाँ पे तो जीरो ही हो जाएगा। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के ऊपर तो आपको पता है कि जीरो हो जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका देखने को मिलेगा आपको? यहाँ पे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की अगर मैं बात करता हूँ, इसके तो म्यू इक्वल टू जीरो ही हो जाएगा। तो मेरा सबसे हाई देखने को मिल रहा है फर्स्ट का, ठीक है। ऑल नहीं, इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, पहली बात कर रहा हूँ। एक फर्स्ट आंसर। बोथ CO2 and H2 contain polar covalent bond, okay, but the CO2 is non-polar while the H2 is polar, because ऐसा क्यों है बता सकते हो?
तो इसके बारे में बात करूंगा, CO2 इज लीनियर मॉलिक्यूल, ओके, मेरा CO2 कैसा है, लीनियर मॉलिक्यूल है, Ab2L0 कैसा है, Ab2L0। और इसकी बात करूंगा तो Ab2L2 क्या है, Ab2L2, इसलिए ये एंगुलर मॉलिक्यूल है, तो ये मेरा सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। ये चीज आपको पहले ही बता दी है, आपका म्यू जो जीरो होंगे वो जीरो होंगे, वो लीनियर वाले लोन पेयर जीरो होते हैं, वो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका, म्यू इक्वल टू जीरो, नॉन पोलर, ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, Which of the following is true for the nitrate anion? Nitrate anion के लिए कौन सी following choose? Following correct, formal charge of nitrate is 0. Formal charge of nitrogen is 1 होता है, ठीक है, formal charge नाइट्रोजन का 1 होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है आपका, 1 होता है, ठीक है, फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन मेरा कितना होता है, 1 होता है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द NO, NO की अगर मैं बात करूँ, NO के अंदर अगर बात करते हैं तो NO का जो है आपको कौन सा नाइट्रेट आयन में NO की बॉन्ड ऑर्डर निकालनी है। बॉन्ड ऑर्डर निकालना बहुत आसान है, जितने बॉन्ड आपके बन रहे हैं उसकी डिवाइडेड बाय नेगेटिव आयंस, तो इस तरीके के मेरे डबल बॉन्ड, एक O माइनस और एक O माइनस, इस तरीके से मेरा नाइट्रेट आयन बनता था। तो आपको कितने देखने को मिल रहे हैं, आपको बॉन्ड ऑर्डर कितने, बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालूंगा मैं तो कितने 1 2 3 4 बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 3 आइटम, सराउंडेड बाय कितने आइटम से सराउंडेड है, 3 आइटम से सराउंडेड है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से कर रहे हैं, हाँ, जितने भी टर्मिनल आइटम है उसको नीचे से डिवाइड करना है। फॉर्मल चार्ज किस तरह इसका, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज किस तरीके से निकालोगे, फॉर्मल चार्ज अगर निकालोगे तो -2/3, 2 नेगेटिव आइटम है, टोटल टर्मिनल आइटम 3 है, ये मेरा फॉर्मल चार्ज है। तो फॉर्मल चार्ज की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा -2/3 आपका देखा, तो फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन 0 नहीं है, ना ही 1 है, गलत बता दिया था मैंने 1 नहीं है, -2/3 है और बॉन्ड ऑर्डर 4/3 है। क्या बोल रहे हैं, ट्रू पूछ रहे हैं ना, तो सेकंड आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। एवरेज फॉर्मल चार्ज -1/3 नहीं भाई, यहाँ पे निकाल लिया मैंने फॉर्मल चार्ज एवरेज 2/3, ठीक है। देयर इज R2 पाई बॉन्ड इन द आयन, बिल्कुल भी नहीं 2 पाई बॉन्ड नहीं, एक ही पाई बॉन्ड है, एक ही पाई बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन मैंने बता दिया था 1 है, ठीक है, गलत मत करना है इसको। डायपोल मोमेंट ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल सच दैट, तो डायपोल मोमेंट निकालनी इनकी, तो आपको पता होगा कि NH3 की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद NF3 आ जाता है, फिर BF3 आ जाता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, म्यू इक्वल टू 0 वगैरह। इसका ऑर्डर भी मैंने लिखवा के दे दिया था आपको, इसके जितने भी ऑर्डर लिखवा के दिए ना, एक 2 3 ऑर्डर लिख के दिए आपका, एक कार्बन CH3Cl, सेम CH3CF2, तो इसमें भी आपको CH3F, ये मेरे को ऑर्डर लिख के दिया मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद एक और आ जाता है CH3Cl, उसके बाद CH2Cl2, इस तरीके से मैंने आपको लिख के दिया है, सो ऑन, ठीक है, आगे आगे। तो ये आपको ऑर्डर याद रखने हैं। उसके बाद H2O, ये तो एक्सेप्शन हो गया क्योंकि HF का तो बॉन्ड ऑर्डर डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, पर आपके NCERT में H2O का ज्यादा दे रखा है, तो प्लीज इसको NCERT के हिसाब से कर लेना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है NH3 और NF3, ये भी आपके NCERT में दे रखा है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो हमने पूरा बॉन्ड डायपोल मोमेंट यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। Which of the following movement will have the polar bond but zero dipole moment? पोलर बॉन्ड भी है और जीरो डायपोल मोमेंट भी है। तो अगर मैं बात करता हूँ, ये CF4 को देख लो, यहाँ पे Ab4L0 देखने को मिल रहा है मेरे को, ठीक है, तो इनके अंदर डायपोल मोमेंट 0 भी है और हैव द पोलर बॉन्ड, इनके अंदर पोलर बॉन्ड भी देखने को मिलता है, क्योंकि इनके साइड आइटम कैसे सेम है, साइड आइटम कैसे सेम है, तो सारे पोलर बॉन्ड देखने को मिलेंगे आपको, कैसे पोलर बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से थर्ड आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। Which of the following compound is a planar and non-polar? Is a planar and non-polar, ठीक है, प्लेनर की भी बात कर लेते हैं, पोलर की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। पोलर की अगर बात कर रहे हैं तो नॉन पोलर की अगर बात करें तो नॉन पोलर में आपको पता है कि नॉन पोलर में मेरा म्यू क्या होना चाहिए, म्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, म्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, म्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉन पोलर चाहिए ना, तो मेरा जो म्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है, निकाल लो, मैं इसलिए रुका हूं, आप निकाल रहे हो, ठीक है, म्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए आपका, नॉन पोलर के लिए म्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। म्यू इक्वल टू 0 किसका होता है, जिसकी 0 वगैरह आ जाती है, डायपोल मोमेंट वगैरह, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं XeF4 की अगर मैं बात करूंगा, XeO4 की अगर मैं बात करूंगा, तो Ab3L0 Ab4L0 टेट्राहेड्रल है, बिल्कुल भी नहीं, मेरे को टेट्राहेड्रल नहीं प्लेनर चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन काट दो। इसकी बात करो AB4L0 AB4L1 सॉरी AB4L2 सॉरी, ये जो है मेरा AB4L2 आ जाएगा। तो AB4L2 जो है मेरा, आपको मैंने बता दिए थे दो नॉन पोलर में L के साथ 2-3 ग्रुप के बारे में बता दिया था, जैसे कि AB2L3 AB4L2 और AB5L2, ये मेरे कैसे है, नॉन पोलर है, ठीक है, नॉन पोलर है,
ठीक है, नॉन पोलर मतलब इनके डायपोल मोमेंट जीरो है, तो ये आंसर जाना चाहिए मेरा। प्लेनर स्ट्रक्चर है क्या, पहले इसको देख लेते हैं। तो इसका जो AB4L2 जो आता है मेरा कैसा आता है, स्क्वायर प्लेनर। क्या आ जाता है, AB4L2 जो है मेरा स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाता है, स्क्वायर प्लेनर। तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर भी है, और ये मेरा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ये में तो मेरा नॉन पोलर है पर ये टेट्राहेड्रल है। ये कैसा है, मेरा नॉन पोलर तो है पर ये टेट्राहेड्रल है। SF4 की अगर बात करूंगा तो AB4L2 आ जाएगा, AB4L1 आ जाएगा, सॉरी L1। और CF4 की अगर मैं बात करूँ तो AB4L0 आ जाएगा। ये तो नॉन पोलर हो गया, ये नॉट इक्वल टू जीरो। और ये अगर बात करूँ L0 की अगर बात करूँ तो ये नॉन मेरा पोलर हो गया पर ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। 0 इक्वल टू जीरो पर टेट्राहेड्रल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इनको लगाना है, तो कैसे लगाओगे, ठीक है। तो इनकी अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ द डायपोल मोमेंट आपको बताना है, तो ऑर्डर ऑफ द डायपोल मोमेंट आपको निकालना पड़ेगा। इसका ऑर्डर किस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है, तो आपको मैंने इसके बारे में बता ही दिया था। तो Cl मेरा आगे आता है, फिर F आता है, फिर Br, फिर I आता है। तो ये चीज आपको जब भी मीटिंग के साथ दिया रहता है तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रखा था, तो मेरा इसमें देख लो किसमें आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। PCl5 इज नॉन पोलर बिकॉज PCl5 मेरा नॉन पोलर क्यों है, नॉन पोलर क्यों है, इसकी डायपोल मोमेंट जीरो है आराम से, इसलिए तो पोलर है ना, इसलिए तो नॉन पोलर है। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। Which of the following molecule has the zero dipole moment, किसका जीरो डायपोल मोमेंट आएगा, तो पहले आएगा AB3L0। और भी देख लेते, इसका भी AB2L3 आ गया, AB2L3 आ गया। AB2L3 भी आपका जीरो होता है, म्यू इक्वल टू जीरो होता है। SO3 का भी आ जाएगा AB3L0। तो ऑल ऑफ द अबव हैविंग द जीरो डायपोल मोमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एन आयनिक बॉन्ड A+ एंड B- आर मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म व्हेन। तो मेरे A+, अभी हम आयनिक बॉन्ड के ऊपर आ गए हैं गाइस, ठीक है। तो बहुत आसान है आपका, तो आपको यहाँ पे बताना है जो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, घटती कहाँ पर, कैटाइन के ऊपर। और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है एनाइन के ऊपर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी मेरी घटती है कैटाइन के ऊपर, और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है मेरी कहाँ पर बढ़ती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी मेरी एनाइन के ऊपर बढ़ती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज देख लेना किसके अंदर, आयनाइजेशन एनर्जी A इज लो एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी B इज हाई। ओके, एकदम सही कह रहा है, यही चीज हमें सुननी थी। उल्टा कर देना इसका, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है कैटाइन के लिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है कैटाइन के लिए, ठीक है। तो ये उल्टा कर देना, ठीक है, इसका उल्टा कर देना कैटाइन और एनाइन के लिए, ठीक है। समझ में आ गया, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। द गिवन बॉन्ड व्हिच वन इज अ मोस्ट आयोनिक कौन सा बॉन्ड देखने को मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि छोटा कैटायन और बड़ा एनाइन क्या होगा, बड़ा एनाइन छोटे के साथ बड़ा होगा, तो तब जाके आपकी जोड़ी देखने को मिलेगी। तो मेरे को फर्स्ट आंसर एकदम सही देखने को मिल रहा है, छोटे के साथ बड़ा। तो ये आपका एकदम सही देखने को मिल रहा है आपको, छोटा के साथ बड़ा। फर्स्ट आंसर एकदम सही देखने को मिल रहा है, बाकी तो सब अलग ही है। पोलराइजेशन इज अ डिस्टॉर्शन ऑफ द शेप ऑफ द एनाइन एंड एडजेसेंट प्लेस कैटायन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे पोलराइजेशन की यहाँ पे बात करें तो मैक्सिमम पोलराइजेशन इज ब्रॉट अबाउट द कैटायन एट हायर चांसेस की बात कर रहा है, यहाँ पे पोलराइजेशन की यहाँ पे बात कर रहा है। मैक्सिमम पोलराइजेशन कहाँ पे देखने को मिलता है बता सकते हो आप, मैक्सिमम पोलराइजेशन ब्रॉट अबाउट बाय कैटायन बाय द ऑफ द लो रेडियस की वजह से देखने को मिलता है। लार्ज कैटायन इज लाइकली टू बी ब्रिंग आउट द लार्ज डिग्री ऑफ द पोलराइजेशन, स्मॉल एनायन इज लाइकली टू बी अंडरगो द लार्ज डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। क्या आंसर आएगा बता सकते हैं, पोलराइजेशन इन इज द डिस्टॉर्शन, इसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने इसके बारे में इतना ज्यादा मतलब किया नहीं है, तो इसके क्वेश्चन के बारे में मैं नेक्स्ट बात करूंगा, थोड़ी देर के बाद बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद लैटिस एनर्जी ऑफ द KF KCl KBr KI, तो बता दिया आपको KF का बड़ा होता है लैटिस एनर्जी, KCl का बड़ा होता है, KBr का बड़ा होता है, और फिर उसके बाद KI का आपकी लैटिस एनर्जी इस तरीके से साइज के साथ घटती जाती है। तो साइज अगर बड़ी होगी तो लैटिस एनर्जी घटेगी आपकी। तो फर्स्ट आंसर एकदम सही जाते हुए देखने को मिलता है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, एनाइन की कैटायन की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। PCl3 AlCl3 GaCl3 द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक कैरेक्टर आपको बताना है। तो कैटायन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कैटायन Ba+ कैटायन की बात करें, Ba+ कैटायन में बेरिलियम, एल्यूमिनियम और गैलिडोनियम ये आपके इस तरीके से आ जाएंगे, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक कैरेक्टर इस तरीके से साइज के साथ बढ़ेगा। कैटायनिक की यहाँ पे बात की तो वही चीज आपको लागू करनी है। तो आपका जो थर्ड आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर कोवेलेंट अगर पूछा होता तो कोवेलेंट पे आप उल्टा कर देते, क्या कर देते, उल्टा कर देते, ऑर्डर इस तरीके से कर देते, ठीक है। थर्ड नहीं, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, यहाँ पे गैलिडियम बीच में डालते, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिलता है।
On charge and ions of the ratio of determine the polarized power. Which one of the following sequences represent an increasing order of the polarized power of the cationic species K plus Ca2 plus Mg plus 2 और Be2 प्लस. तो आपको बता दिया कि आपका जो 5 की बात कर दी है मैंने, चार्ज अपॉन रेडियस की बात हो जाती है. चार्ज पोलराइजिंग पावर है ये, चार्ज अपॉन रेडियस. ठीक है, ये याद रख लेना, इससे आपके आराम से शुरू हो जाएंगे. तो चार्ज मेरा इससे, चार्ज तो इन दोनों का ज्यादा ही है, और उसका रेडियस जिसका कम होगा उसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा. तो इसका रेडियस कम होता है इसके कंपैरिजन में. तो फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है. पहले चार्ज देखना है फिर रेडियस देखना है. पहले क्या देखना है, फर्स्ट चार्ज देखो, नेक्स्ट देखो रेडियस. ठीक है, उसके बाद रेडियस देखो. नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी. मेरा किसका हाईएस्ट लैटिस एनर्जी आपको पता है कि इसका हाईएस्ट लैटिस एनर्जी आपको देखने को मिलेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, बता सकते हो किसका लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा आएगा, बता दीजिए. आपका जिसका साइज का पहले देख लीजिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम और पोटेशियम की बात कर रहे हैं, साइज इसमें बात कर रहा है O2 माइनस की. अगर हाईएस्ट लैटिस एनर्जी जो है मेरे को मैग्नीशियम O2 की देखने को मिल रही है. एकदम करेक्ट है, फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है. Among the CaH2, BeH2, BeH2, BaH2 ऑर्डर ऑफ द आयनिक कैरेक्टर, हमारी साइज क्या हो रही है यहाँ पे, इस तरीके से बढ़ रही है. Ba बेरिलियम और कैल्शियम इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा. या कैल्शियम बीच में आना चाहिए. आयनिक कैरेक्टर की अगर बात करता हूँ, कैल्शियम फिर बेरिलियम इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा. तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है. नेक्स्ट बात करेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज द बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल. नॉन डायरेक्शनल हमारे आयनिक बॉन्ड होते हैं. तो आयनिक बॉन्ड देख लो, इसमें मेरे को सेकंड ऑप्शन आयनिक बॉन्ड का एकदम परफेक्ट देखने को मिलता है. छोटे के साथ बड़ा, ठीक है, छोटे के साथ बड़ा, बड़े के साथ छोटा. ठीक है, सोडियम क्लोराइड ऑफ द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ Na plus NCl minus n. Why does NaCl is not conduct the electricity in a solid state, बता सकते हो क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर मैं बात करूंगा तो Na प्लस बिकम मोबाइल ओनली इन अ मोल्टन स्टेट, आर नॉट फ्री टू मूव इन अ सॉलिड स्टेट. एकदम सही बात कर रहा है, यहाँ पे मोल्टन स्टेट में चले जाता है और ये हमारा नॉट फ्री होता है, मूव टू द सॉलिड स्टेट के अंदर आपको फ्री देखने को नहीं मिलता. तो इसलिए ये कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी. एकदम सही, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है. नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. Which of the following element form the predominantly covalent compound? ऐसी कौन सी फॉलोइंग है जो मेरे predominantly covalent compound as compared to the other element which form the ionic compound? तो कौन सी predominantly मेरे covalent compound बनाएंगे, बाकी के सब मेरे ionic compound बनाएंगे. तो आप मेरे को बता सकते हो. मेरे को बेरिलियम देखने को मिल रहा है. ठीक है, आपको पता है बेरिलियम मेरा जो है आयनिक कोवेलेंट प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा अदर एलिमेंट के साथ विच फॉर्म द आयनिक कंपाउंड. तो बेरिलियम जो है मेरे को एकदम परफेक्ट एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिल रहा है. नेक्स्ट, अमंग द LiCl, RbCl, BeCl2, MgCl2 द कंपाउंड विच इज ग्रेटर एंड द लीस्ट आयनिक कैरेक्टर रिस्पेक्टिवली. तो किसका ग्रेटर और लीस्ट आयनिक कैरेक्टर देखने को मिलता है, बता सकते हो आपको. यहाँ पे जो है साइज लीस्ट की बात करें, ग्रेटेस्ट की बात करें तो RbCl छोटे के साथ बड़ा, और उसके बाद आयनिक कैरेक्टर लीस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको बी सबसे छोटी साइज के साथ छोटा, छोटी की साइज के साथ छोटा, तो BeCl2 इस तरीके से आ जाएगा. तो RbCl और BeCl2 थर्ड ऑप्शन एकदम सही करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट की हमने पहले भी बात कर चुके हैं हम. तो मेरे सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, बता सकते हो. ये तो मेरा गैस है. उसके बाद ये अगर मैं बात करता हूँ NH3 अमोनिया मेरा कोवेलेंट कंपाउंड है. ठीक है, ये भी मेरे कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट. तो ये बचा यही मेरी बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट दिखाया CaSF. ठीक है, एज कम्पेयर टू द कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जनरली पोजेस. तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, कंपेयर टू द कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड में क्या देखने को मिलता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है. तब जाके आप कंपेयर कर पाओगे. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इसमें पूरी जो है थर्ड पार्ट को आसानी से कर लिया. इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट में और 30 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और फिर हमारा केमिकल बॉन्डिंग पूरा खत्म होता है. तो आपको ये टेस्ट सीरीज अगर सही में अच्छी लग रही होगी, जो भी डाउट आ रहे होंगे तो प्लीज पूछ लेना. तो थैंक यू सो मच. तो अगर सही में आपको इससे वैल्यू मिल रही होगी तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच गाइस.